हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम है। दोस्तों मैं विजय आप लोगों को शोध करता हूं। दोस्तों आज का हमारा क्लास है सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो दोस्तों इससे पहले हम लोग देखे थे, यह हमारा जो है यह चैप्टर है न्यायपालिका से। तो न्यायपालिका से जो संबंधित है, तो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कार्यपालिका को, विधायिका को। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यायपालिका को। तो चलिए देखते हैं कि न्यायपालिका में सबसे पहले हम लोग न्यायपालिका को देखने पहले यहाँ पर देखेंगे कि विधायिका में हम लोग क्या देखे थे और कार्यपालिका में क्या देखे थे। तो चलिए देखते हैं कि विधायिका में क्या देखे थे और कार्यपालिका में हम लोग क्या देखे थे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए होता यह, सबसे पहले मेरा होता है विधायिका। विधायिका को हम लोग देख चुके हैं। कार्यपालिका, कार्यपालिका, उसके बाद होता है न्यायपालिका। न्यायपालिका, तो इसमें क्या है कि हम लोग यहाँ पर विधायिका के बारे में देख चुके हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर कार्यपालिका के बारे में देख चुके हैं। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर न्यायपालिका के बारे में हम लोग आज देखेंगे कि न्यायपालिका क्या होता है हमारा। तो सबसे पहले हम लोग देखें यहाँ पर कार्यपालिका को देखे हैं। तो कार्यपालिका में क्या देखे थे, इसको हम लोग दो भागों में सबसे पहले बांट लेते हैं। और क्या किए थे इसमें कि हम लोग देखे थे कि यहाँ पर केंद्र स्तर पर हमारा एक होते हैं व्यक्ति जो होता है क्या, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति यानी कि जो हमारे भारत के सर्वोसर्वा होते हैं राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के बारे में हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद हम लोग देखे थे उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति, उसके बाद देखिए इसमें प्रधानमंत्री। उसके बाद देखिए इसमें मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि राष्ट्रपति देखे हम लोग, उसको देखे उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के बाद हम लोग मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद जो हमारे यहाँ पर होता है, क्या होता है यहाँ पर प्रधानमंत्री के सलाह के अनुकूल होते हैं, लेकिन इनको चुनते कौन है, राष्ट्रपति चुनते, जैसा हम लोग जानते हैं इसके बारे में। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो होता है, इसके बाद होता है हमारा संघ स्तर पर यानी कि राज्य स्तर पर। राज्य स्तर में देखिए क्या होता है कि सबसे पहले हमारा होता है राज्यपाल, जो क्या होता है राज्य के हमारे संवैधानिक हेड होते हैं। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर हमारा होता है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री हमारे क्या होता है राज्य के संवैधानिक हेड तो नहीं होता, संवैधानिक हमारा होता है राज्यपाल। तो ये हमारे क्या होता है वास्तविक होते हैं, जिस तरीके से हमारे क्या होते हैं संघ स्तर पर प्रधानमंत्री हमारे वास्तविक हेड होते हैं। उसके बाद देख लीजिए हम लोग यहाँ पर देखे थे कि मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद वगैरह यहाँ पर देखे थे। तो मंत्रिपरिषद जो हम लोग यहाँ पे देखे थे केंद्र स्तर पर, और यहाँ हमारे को देखे थे राज्य स्तर पर। तो इस तरीके से हम लोग इसको देख चुके हैं, किसको, कार्यपालिका को। और विधायिका में हम लोग देखे थे कि इसमें भी दो पार्ट होता है। एक हमारा होता है कि यहाँ पर संसद, और दूसरा हमारा होता है कि विधानमंडल। विधानमंडल, तो इसमें देखिए क्या होता है कि संसद को दो भागों में बांटे हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इस तरीके से हम लोग इस दोनों को देख चुके हैं। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर क्या होता है, इसको भी दो भागों में बांटे हैं। एक हमारा होता है विधान परिषद, विधान परिषद, और दूसरा हमारा होता है विधान सभा। इसको भी हम लोग देख चुके हैं। विधानसभा भी हम लोग हाल ही में देखा है कि विधानसभा क्या होता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्या किया है कि कार्यपालिका और विधायिका यानी कि विधायिका और कार्यपालिका को देख चुके हैं अच्छा से। आज हम देखेंगे न्यायपालिका के बारे में कि न्यायपालिका होता क्या है, इसमें क्या सारी जो हमारे होते हैं यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय वह क्या होता है न्यायपालिका के अंदर आते हैं। तो चलिए देखते हैं न्यायपालिका के बारे में कि न्यायपालिका हमारा क्या होता है। इसमें होता यही है कि सर्वोच्च न्यायालय जो हमारा होता है यानी कि सुप्रीम कोर्ट, यह जो होता है कि संविधान जिस समय बनाया गया था उस समय बताया गया था न्यायपालिका के तहत यहाँ पर क्या होगा कि एक हमारा जो हेड होंगे वह क्या होंगे, यहाँ पर न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय होगा। सर्वोच्च न्यायालय में क्या होगा कि भाग हमारा संविधान बताया गया था कि अनुच्छेद 124 से लेकर के अनुच्छेद 147 तक क्या होगा कि सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताया जाएगा। उसमें क्या होगा कि भाग 1 में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय यानी भाग 5 में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताया गया कि सर्वोच्च न्यायालय होगा, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय जो हमारा होता है वह क्या होता है कि भाग 5 और अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक इसी के बारे में बताया गया। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के बारे में ही बताया गया कि सर्वोच्च न्यायालय में यहाँ पर
अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद 147 तक इसमें क्या किया गया, इसके बारे में ही जिक्र की गई है। उसका क्या होता है कि भारत शासन अधिनियम के तहत जिस समय वह 1935 में लगाया था, उस समय क्या हुआ था, उस समय बताया गया था कि यहाँ पर भारत में एक जो संघ स्तर पर होगा, यानी कि संघ स्तर पर जो हमारे न्यायपालिका होगा वह होगा यहाँ पर कौन, सर्वोच्च न्यायालय की सुप्रीम कोर्ट, ये हमारे होंगे सुप्रीम कोर्ट। इस तरीके से वहाँ बताया गया था कि हमारे होंगे कौन, यहाँ पर संघ स्तर पर न्यायपालिका होगा, जो होगा हमारा कौन, सुप्रीम कोर्ट होगा। तो इस तरीके से इनके बारे में बताया गया। ये जो हमारा होता है कार्यपालिका का, जो हमारे यहाँ पर न्यायपालिका का जो हमारा पार्ट है, इसमें क्या होता है दोस्तों कि यह मेरा एकीकृत यहाँ पर जो हमारा बनाया गया है एकीकृत संसाधन, यहाँ जैसे देख लीजिए, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके बाद हमारा होता है हाई कोर्ट, उसके बाद हमारा होता है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। यही सिस्टम मेरा क्या है, एकीकृत सिस्टम है। इस तरीके से क्या किया गया है, तीनों को यहाँ पर रखी गई है। सबसे बड़ा मेरा यहाँ पर क्या होता है कि देख लीजिए, सबसे ऊंचा स्तर हमारा होता है यानी कि सुप्रीम कोर्ट, उसका होता है हाई कोर्ट, उसका हमारा होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो इस तरीके से क्या किया गया है, इसके बारे में बताया गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो चीज़ें यहाँ पर देख लीजिए कि ये जो हमारा है, आज हम देखेंगे इसके बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट को हम लोग अनेकों नाम से जानते हैं, जैसे कि हमारा सुप्रीम कोर्ट हो गया, यानी कि जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय होता है, और उसका होता है उच्चतम न्यायालय। इस तरीके से इसको हम लोग अनेकों नाम से जानते हैं। ये हमारा होता है सर्वोच्च न्यायालय। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय में हम लोग देखे हैं कि इसके बारे में सबसे पहले अब हम देखते हैं इसके गठन के बारे में, इसको गठन किस तरीके से किया गया है, इसमें क्या होता है, उसके बारे में हम देखते हैं गठन क्या होता है। तो चलिए देखते हैं गठन के बारे में कि गठन में, तो गठन जो है इसका अनुच्छेद 124 भाग 1 के तहत किया गया है। क्या किया गया है कि गठन इसका किया गया है, गठन अनुच्छेद 124 और भाग फर्स्ट के तहत यानी भाग 1 के तहत यहाँ पर क्या किया गया है, इसके गठन के बारे में बताया गया। और इसके गठन में जिस समय संविधान बनाया गया था दोस्तों, उस समय बताया गया था कि यहाँ पर एक हमारे सर्वोच्च न्यायालय होंगे जो कि न्यायपालिका के अंदर होंगे। उसमें क्या होगा कि एक मुख्य न्यायाधीश होंगे, इसमें सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होंगे, न्यायाधीश होंगे, और क्या होंगे यहाँ पर 7 हमारा अन्य न्यायाधीश होंगे, अन्य देश होंगे। इस तरीके से बताया गया कि यहाँ पर जिस समय संविधान बनाया गया था उसमें बताया गया था कि इसमें सर्वोच्च न्यायालय में क्या होंगे कि एक हमारा मुख्य न्यायाधीश होंगे और 7 हमारे क्या होंगे, अन्य न्यायाधीश होंगे। यानी कि टोटल मिलाकर यहाँ पर क्या होंगे, हमारे 8 क्या होंगे, सदस्य होंगे यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश के यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में। तो ये जो हमारे क्या थे उस समय, यानी कि जिस समय संविधान बनाया गया था उस समय बताया गया था कि इस तरीके से आपस एक हमारे मुख्य न्यायाधीश होंगे और क्या होंगे, 7 हमारे अन्य न्यायाधीश होंगे। लेकिन वर्तमान में क्या है दोस्तों, वर्तमान समय में क्या है कि इस तरीके को हटा दी गई है, यहाँ पर कुछ अन्य ढंग से रखी गई है। कि अन्य ढंग से यहाँ पर क्या है, जैसे देख लीजिए जैसे संख्या में वृद्धि किया गया। वृद्धि क्या किया गया वर्तमान में, देख लीजिए वर्तमान में है कि एक हमारे मुख्य न्यायाधीश होंगे, मुख्य न्यायाधीश होंगे। उसके बाद क्या होंगे यहाँ पर 30, यानी कि 7 से के बार क्या किया गया, 30 कर दिया गया, अन्य न्यायाधीश होंगे। और क्या होंगे कि यहाँ पर एक हमारे मुख्य न्यायाधीश है अभी वर्तमान में और 30 हमारे अन्य न्यायाधीश है। टोटल मिलाकर यहाँ पर क्या है, 31 है। इस तरीके से क्या होगा कि यहाँ पर 31 हो गया है। यह है वर्तमान में इसकी स्थिति, यह है। लेकिन यह किस समय बनाया गया था, वर्तमान में तो है लेकिन बनाया क्या गया था, तो बनाया गया था यह हमारा 2008 से लेकर के 2009 के बीच में, 2009 के बीच में। इस तरीके से यहाँ पर बनाया गया था इसको 2008 से लेकर 2009 के बीच में, कि इसका जो गठन हुआ था उस समय क्या था कि 1 और 7 हमारा था यहाँ पर, यानी कि टोटल 8 थे। लेकिन अभी वर्तमान में क्या है कि एक हमारे मुख्य न्यायाधीश है और 30 हमारे क्या अन्य न्यायाधीश है। तो इस तरीके से क्या होता है कि इनका यहाँ पर की गई है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं कि इनके नियुक्ति के बारे में। जो व्यक्ति यहाँ पर न्यायाधीश के रूप में चुने जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनका नियुक्ति कौन करते हैं और किस तरीके से किया जाता है। तो चलिए देखते हैं इनके नियुक्ति के बारे में। देखिए नियुक्ति में क्या होता है कि अनुच्छेद देखिए नियुक्ति होता है अनुच्छेद 124 के तहत, और हमारा भाग हो जाएगा इसमें 2,
भाग 2 हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। तो राष्ट्रपति ही क्या करता है, नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति क्या करता है, नियुक्ति करते हैं। और जो व्यक्ति यहाँ पर नियुक्त किया जाता है, इसमें क्या होता है कि एक हमारा शब्द होता है, इसमें एक शब्द की यूज किया जाता है, जो कि वह शब्द होता है कॉलेजियम। कॉलेजियम। इसमें क्या होता है कि इस शब्द के तहत यह सिस्टम है, इस सिस्टम के तहत यहाँ पे क्या होता है कि एक यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 4 हमारे अन्य न्यायाधीश को चुने जाते हैं। और यहाँ पर एक संघ बनाया जाता है जो कि 5 व्यक्ति का होता है। यह मिला करके यहाँ पर क्या होता है कि देख लीजिए, इसमें 5 व्यक्ति द्वारा यहाँ पर एक व्यक्ति को बुलाया था कि इसको हम लोग न्यायाधीश के रूप में चुनेंगे। तो अगर कहने के बाद क्या होता है कि जब यह बोलते हैं कि इस व्यक्ति को यहाँ पर न्यायाधीश के रूप में चुना जाए, तो इनके कहने पर यहाँ पर राष्ट्रपति क्या करते हैं, इनको चुनते हैं। इस तरीके से क्या होता है, नियुक्ति होता है। इसके बाद हम देखेंगे इनके योग्यता के बारे में, इनका योग्यता क्या होता है। दोस्तों कि जैसे कि हम लोग देखें कि एक शब्द होता है, जिस शब्द के तहत क्या होता है यहाँ पर कि इस शब्द का नाम होता है कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम के तहत क्या होता है, इस सिस्टम के द्वारा यहाँ पर वहाँ पर एक न्यायाधीश रखे जाते हैं और क्या होता है उसमें 4 अन्य न्यायाधीश होते हैं। टोटल मिला के यहाँ 5 सदस्य होते हैं। वही 5 सदस्य क्या करते हैं, यहाँ पर सलाह करते हैं, यानी कि वह बोलते हैं राष्ट्रपति को कि इन व्यक्ति को यहाँ पर आप चुनिए। तो क्या करता है, इनके कहने पर वहाँ पर क्या होता है, राष्ट्रपति महोदय किसी एक व्यक्ति को चुनते हैं वहाँ पर न्यायाधीश के रूप में। तो उसके बाद क्या होता है, हम लोग देखते हैं इसके बाद होता है योग्यता के बारे में। चलिए देखते हैं कि इनका योग्यता क्या होना चाहिए। जो व्यक्ति यहाँ पर न्यायाधीश के रूप में चुने जाएंगे, इनका योग्यता क्या होनी चाहिए। तो देखिए योग्यता हम लोग देखते हैं। योग्यता में होता है योग्यता, सबसे पहले क्या होता है कि योग्यता में हम देखेंगे कि जैसा कि हम देखते आ रहे हैं कि योग्यता का सबसे पहला टॉपिक होता है कि वह व्यक्ति जो यहाँ पर चुने जाएंगे उसका सबसे पहले क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। ये चीज़ यहाँ पर क्या होता है कंपल्सरी ही होता है कि जो व्यक्ति यहाँ पर भारत में रहेंगे वह क्या करेंगे, अगर कहीं पर चुनाव लड़ते हैं तो भी, या फिर वैसी कोई यहाँ पर पद होते हैं जहाँ पर वह चुने जाते हैं, तो वह क्या होना चाहिए, सबसे पहले वह क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। तभी यहाँ पर आपका काम बनेगा, नहीं तो आप नहीं बन सकते हैं, यहाँ पर किसी भी तरीके के पद पर नहीं आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, यह जो होता है हमारा अनुच्छेद 124 के तहत भाग 3 के तहत आता है। तो क्या होता है, अनुच्छेद 124 भाग 3 के तहत यहाँ पर इसको योग्यता के बारे में बताया गया। तो देखिए सबसे पहले योग्यता में क्या होता है, योग्यता में कुछ पॉइंट है। सबसे पहले पॉइंट मेरा होता है कि भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। उसके बाद क्या होता है, दूसरा जो हमारा होता है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाले हमारा यहाँ पर क्या होती है टॉपिक होता है कि देखिए कम से कम 5 वर्षों के लिए हाई कोर्ट के जज के रूप में कार्य किए हो। यहाँ पर मतलब यह होता है कि जो व्यक्ति यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में चुने जाएंगे वह व्यक्ति क्या होना चाहिए, यहाँ पर कम से कम 5 वर्षों के लिए क्या होना चाहिए कि हाई कोर्ट के वह जज होना चाहिए। यानी कि 5 वर्ष क्या होना चाहिए कि हाई कोर्ट में वो अपना कार्य किए होंगे। ये ऐसा नहीं होता है कि वह जो व्यक्ति यहाँ पर हाई कोर्ट में कार्य करते हैं केवल एक ही, यानी कि 5 वर्षों में केवल एक ही हाई कोर्ट होना चाहिए, नहीं। अगर आप क्या होता है कि 5 वर्षों के अंदर अलग अलग यहाँ पर हाई कोर्ट में भी कार्य किए हैं, केवल आप 5 वर्ष पूरा किए हैं तो ठीक है। अब भले ही आप अलग अलग हाई कोर्ट में क्यों ही ना काम अपना किए होंगे, उससे कोई मतलब नहीं रखता, लेकिन केवल आपका क्या चाहिए कि वहाँ पर 5 वर्षों तक आप क्या होंगे, हाई कोर्ट में जज के रूप में कार्य किए होंगे। तो क्या होगा, आपका यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश के रूप में, यानी कि यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में चुने जा सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होता है, तीसरा हमारा होता है, या फिर अगर आपने ये भी नहीं होता है तो देखिए आप क्या होना चाहिए, कम से कम 10 वर्षों के लिए आप यहाँ पर देखिए क्या होना चाहिए कि हाई कोर्ट में वकील के पद पर कार्य किए हो। कहने का मतलब यह होता है कि जो व्यक्ति यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय में सुने जाएंगे न्यायाधीश के रूप में, वह क्या होना चाहिए, कम से कम 10 वर्षों के लिए हाई कोर्ट के वकील के रूप में कार्य किए होंगे। हाई कोर्ट में क्या होना चाहिए, 10 वर्षों के लिए वह कार्य किए होंगे। तो वहां पर क्या होंगे, वकील को भी लिया जा सकता है।
केवल वह क्या होना चाहिए 10 वर्षों के लिए हाई कोर्ट में कार्य किए होंगे। तो लास्ट जो हमारा होता है वह क्या होता है कि अगर आपके पास ये सारी कंडीशन नहीं भी होते, ये तो होना ही चाहिए, ये तो अगर अगर आपके पास नहीं है तो आप चुने ही नहीं जा सकते हैं। अगर ये दोनों कंडीशन नहीं भी होते हैं तो भी यहाँ पर क्या होगा, बन सकते हैं। लेकिन क्या है, ये दोनों कंडीशन नहीं होंगे तो क्या यह आसान है? नहीं, आसान नहीं है, क्योंकि इससे भी वहाँ पर जो हम बोलने जा रहे हैं अभी वह इससे भी हार्ड है। क्या हार्ड है तो देखिए, उसको हम देखते हैं। चौथा जो हमारा है वह है कि राष्ट्रपति के दृष्टि में विधि बेहता हो। यानी कि कहने का मतलब यह होता है कि जो व्यक्ति यहाँ पर चुने जाएंगे वह अगर यह दोनों कंडीशन नहीं है तो भी चुना जा सकता है। लेकिन कब? जो व्यक्ति यहाँ पर राष्ट्रपति की दृष्टि में विधि बेहता यानी कि विधि के रूप में विशेषज्ञ हो, वही व्यक्ति को यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में चुने जा सकते हैं। तो इनका ये जो होता है यही कुछ यहाँ पर क्या था, इनका योग्यता था। तो हम लोग इसको ध्यान से देख चुके हैं। तो चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसमें हम लोग इसको एक बार देख लेंगे फिर से कि यहाँ पर भारत का नागरिक हो, कम से कम 5 वर्षों की क्या होना चाहिए, हाई कोर्ट में जज के रूप में कार्य करके होंगे। उसके बाद कम से कम 10 वर्षों के लिए हाई कोर्ट में वकील के रूप में कार्य किए होंगे। राष्ट्रपति के दृष्टि में विधि बेहता हो। तो यही कुछ पॉइंट था जो हम लोग देखे, विशेषता यहाँ पर था योग्यता के बारे में। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं इनके शपथ के बारे में कि इनको शपथ कौन दिलाते हैं। चलिए देखते हैं शपथ को। इसमें शपथ जो हमारा है अनुच्छेद 124 के तहत, इसमें अनुच्छेद 124 के तहत क्या होता है कि शपथ के बारे में बता गया। और क्या होता है कि शपथ जब हमारा 124 के तहत है और भाग क्या है 4, यानी कि शपथ दिलाता कौन है इनको। सबसे पहले अनुच्छेद 124 के तहत और भाग हमारा हो जाता है 4। इसके तहत क्या होता है, इनको शपथ दिलाया जाता है। और शपथ इनको दिलाता कौन है, सबसे बड़ी चीज तो यहाँ पर यह होता है कि शपथ कौन दिलाता है। तो शपथ दिलाने का कार्य हमारे राष्ट्रपति ही करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं शपथ दिलाने का कार्य। और जब यह शपथ दिलाते हैं तो यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर न्यायाधीश होंगे उनको जो जिस समय वह त्याग पत्र देते हैं तो किन नजदीक अपना त्याग पत्र देंगे। तो त्याग पत्र जब ये अपना देंगे, यानी कि त्याग पत्र किनके नजदीक देंगे? त्याग पत्र भी देंगे किनके नजदीक? या राष्ट्रपति के नजदीक ही अपना त्याग पत्र देंगे। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि त्याग पत्र देने का एक ही जगह होता है, वह होता है राष्ट्रपति के नजदीक ही क्या करते हैं, अपना यह त्याग पत्र देते हैं। और उसके बाद एक चीज यहाँ पर और होता है कि यह जो व्यक्ति यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कार्य करेंगे, यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायाधीश के रूप में, तो वह व्यक्ति का कार्यकाल क्या होता है। तो कार्यकाल में यहाँ पर क्या होता है कि देख लीजिए, कार्यकाल होता है कि उनको यानी कि 65 वर्ष की आयु तक, 65 वर्ष की आयु तक इन्हें कार्यकाल होती है कि 65 वर्षों की आयु तक वो अपना क्या करेंगे, कार्य कर सकते हैं। जब तक उनकी आयु 65 वर्ष तक है और तब तक ये क्या करते हैं, अपना कार्य कर सकते हैं। यानी कि जब तक वह समर्थ है, 65 वर्ष तक अगर समर्थ है तो ही ना, अगर इसके बीच में क्या होंगे असमर्थ हो जाएंगे तो क्या अपना यहाँ पर कार्य करेंगे नहीं। लेकिन इनका एज लिमिट बनाया गया है कि 65 वर्ष तक की यहाँ पर वह कार्य कर सकते हैं। अगर यह 65 वर्ष तक ही अगर अपना कार्य करने योग्य होंगे तभी करेंगे। अगर इसी बीच में अपना यह कार्य करने योग्य नहीं होंगे तो अपना क्या करेंगे, त्याग पत्र देकर के यहाँ से छुट्टी ले लेंगे और यहाँ से अपने पद से वह हट सकते हैं। उसके बाद होता है यहाँ पर देख लीजिए, इसमें होता है हटाने की प्रक्रिया। जो व्यक्ति यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश के रूप में होते हैं उनको हटाने की क्या प्रक्रिया होती है। यहाँ पर जिस समय हम लोग देखे थे कि महाभियोग, एक शब्द था हम लोग का कि महाभियोग, तो यहाँ पर उस तरीका से कोई शब्द नहीं है महाभियोग जैसे। यहाँ पर है कि हटाने की प्रक्रिया किस समय इस चीज को यहाँ पर यूज किया गया। चलिए देखते हैं हटाने की प्रक्रिया क्या हम लोग देखते हैं। हटाने की प्रक्रिया में हटाने की प्रक्रिया यहाँ पर मतलब यह होता है इसका कि जो व्यक्ति यहाँ पर मुख्य यानी कि न्यायाधीश के रूप में कार्य करेंगे सर्वोच्च न्यायालय में, उस व्यक्ति को यहाँ पर कैसे हटाया जाता है, क्यों हटाया जाता है। देखिए क्या होता है कि जब यहाँ पर क्या होता है कि जो व्यक्ति यहाँ पर न्यायाधीश के रूप में कार्य करता है, साबित
कदाचार। और हमारा उसका होता है कि समर्थ न हो, यानी कि अपने कार्य में क्या होना चाहिए कि समर्थता न देते होंगे, यानी कि सक्षम न होता है कार्य करने में, समर्थता न होना। यहाँ पर यह होता है, इसका मतलब जैसे देख लीजिए, सबसे पहला हमारा होता है कि साबित कदाचार। यह जो हमारा होता है यही चीज क्या होता है, यानी कि घूस लेना। जो जज हमारे यहाँ पर क्या होता है, कई यहाँ पर होता है यह कि साबित कदाचार का मतलब होता है क्या क्या करते हैं, घूस के मदद क्या करते हैं, अपना कार्य को वहाँ पर भूल जाते हैं और अपना पैसा लेकर के कार्य क्या करते हैं, वहाँ पर क्या करते हैं, अपना फैसला को उल्टा सीधा दे देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, वही चीज़ यहाँ बताया कि साबित कदाचार। अगर आप अपने कदाचार में क्या करते हैं, यहाँ पकड़े जाते हैं, आपका कदाचार साबित हो जाता है, तो क्या होगा, वहाँ से आपके पद को हटा दिया जाएगा। लेकिन इस तरीके से अगर बोल दिया जाए कि आप कदाचार किए हैं और इसको हटा दिएगा, नहीं, इस तरीके से क्या होगा, वहाँ पर हटा नहीं दी जाती है। क्या क्या होता है कि सबसे पहले इस चीज़ को यहाँ पर संसद में बोला जाता है कि यह क्या किए हैं, कदाचार किए हैं। तो कदाचार किए हैं तो इसकी वजह क्या होता है, जाँच होता है। तो जाँच होता है, उसके लिए क्या किया जाता है कि संसद को जैसे हम जानते हैं कि 2 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला मेरा होता है यहाँ पर लोकसभा, उसके बाद हमारा आता है राज्यसभा। तो इस तरीके से क्या होता है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। तो यही 2 जो यहाँ पर है संसद का भाग है, यही 2 भाग यहाँ पर सबसे पहले बुलाता है संसद को। तो जब संसद को बुलाया जाता है तो संसद क्या करता है इसमें कि हमारे लोकसभा से क्या करते हैं कि 100 सदस्य, यानी कि 100 सदस्य, और क्या करते हैं यहाँ पर राज्यसभा से 50 सदस्य, 50 सदस्य इसमें क्या करते हैं, शामिल होते हैं। क्या करते हैं, शामिल होते हैं। और इस चीज़ का क्या होता है, यहाँ पर जांच किया जाता है कि आप यहाँ पर जो व्यक्ति के प्रति खिलाफ यहाँ लाया गया कि यह कदाचार किया है, तो क्या यह रियल कदाचार किए हैं। अगर कदाचार किए हैं तो क्या होगा कि लोकसभा से यहाँ पर क्या होंगे कि 100 सदस्य, और यहाँ पर राज्यसभा के 50 सदस्य करेंगे यहाँ पर सिग्नेचर, और इनको क्या होगा, यहाँ से अपने पद से हटा दिया जाएगा, क्योंकि यह कदाचार किए हैं, क्योंकि यह यहाँ पर क्या किए हैं, घूस लिए हैं। तो इस तरीके से क्या होगा, इनको हटा दिया जाएगा। लेकिन क्या होता है कि दोस्तों, इस तरीके का यहाँ पर एक बार क्या हुआ था कि हमारे यहाँ एक व्यक्ति थे जो कि यहाँ पर न्यायाधीश के रूप में कार्य थे। उनका नाम था B.R. रामास्वामी। क्या था उनका नाम कि बी रामास्वामी था, बी रामास्वामी, उनका नाम था बी रामास्वामी। जैसा कि आप जानते होंगे कि बी रामास्वामी के बारे में, यह व्यक्ति क्या था कि इनके प्रति एक बार संसद में क्या लाया था, खिलाफ लाया गया था कि यह व्यक्ति क्या किए हैं, कदाचार किए हैं। कदाचार क्या किए हैं, तो वहाँ पर साबित किया जाए कि यह व्यक्ति साबित यहाँ पर कदाचार किए हैं। तो कदाचार किया तो साबित करने के लिए बोला गया यहाँ पर इनको। तो अगर यह व्यक्ति यहाँ पर क्या किया, संसद जो क्या किया, इनके प्रति जांच करवाया गया। तो जांच करवाया तो यहाँ पर क्या किया, इनको साबित नहीं हो पाया। और इसमें क्या किया, अगर साबित नहीं किया गया, यानी कि इनके प्रति जांच ही नहीं हो पाया, यहाँ पर क्या हुआ कि इसको सबसे पहले ही इस चीज़ को यहाँ पर लाया गया, लेकिन यह क्या बोले कि ऐसा नहीं हुआ, और यहाँ पर क्या किया, इसको रद्द कर दिया गया। और B.R. रामास्वामी यहाँ पर क्या हुआ, बच गए। तो इस तरीके से क्या हुआ कि वहाँ पर एक बार क्या हुआ है कि इस तरीके को लाया गया था, लेकिन यह निर्दोष ठहरे, और यहाँ पर क्या हुआ, इस चीज़ को रद्द कर दिया गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या है कि इस तरीके का जो हमारे यहाँ कानून बनाया गया था, अभी तक हमारे भारत में एक अच्छी खबर यह है कि अभी तक क्या हुआ है कि इस तरीके का कोई भी घटना नहीं घटा है। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर अपने पद से इस तरीके से हटाए नहीं गए हैं। वही यहाँ पर क्या होता है कि और एक यहाँ पर है कि समर्थता न होना। यहाँ पर समर्थता न होने का मतलब यह होता है कि जो व्यक्ति यहाँ पर मुख्य यानी कि न्यायाधीश के रूप में कार्य करते हैं, वह अपने कार्य में समर्थ न हो। कि वहाँ पर क्या होता है, या उनके फैसला से लोग यहाँ पर क्या करते हैं, संतुष्ट नहीं होते हैं, तो उनको क्या होता है, यहाँ से हटा दी जाती है, या अपने कार्य करने में वह समर्थ नहीं रहते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, उनको हटा दिया जाता है। उनके बाद चले हम लोग देखते हैं इसके वेतन के बारे में कि इनका वेतन क्या होता है। तो देखते हैं वेतन को। वेतन का क्या होता है, जो व्यक्ति यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, यानी कि CJI होते हैं, CJI होते हैं हमारे, वह व्यक्ति का जो वेतन होता है वह होता है यहाँ पर 2,80,000, यानी कि 2,80,000 होता है। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर अन्य न्यायाधीश होते हैं, यानी कि अन्य न्यायाधीश जो हमारे होते हैं, उनका होता है 2,50,000, यानी कि यहाँ पर अन्य न्यायाधीश के रूप में जो कार्य करते हैं उनका होता है 2,50,000। तो इस तरीके से क्या होता है कि इन लोगों का यहाँ पर वेतन रखा गया है कि हमारे मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर होंगे उनका क्या होगा, 2,80,000 होगा, और जो व्यक्ति यहाँ पर अन्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करते हैं क्या होता है, 2,50,000 होता है इनका क्या होता है, सैलरी होता है। तो इस तरीके से इनका कुछ वेतन होता है। उसके बाद इसमें क्या होता है कि
एक शब्द होता है, जैसे कि देखिए शब्द क्या होता है कि देखिए तदर्थ, यहाँ पे देखिए तदर्थ न्यायाधीश, इसमें क्या होता है कि देख लीजिए तदर्थ न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश, यानी कि ये होते हैं हमारे एडहॉक। इस तरीका से क्या होता है कि अनुच्छेद 127 के तहत क्या होता है यहाँ पर कि एडहॉक के जो हमारे होते हैं यानी कि तदर्थ यहाँ पर न्यायाधीश होते हैं। जो व्यक्ति यहाँ पर देखिए गण पूर्ति, यानी कि जैसा हम देखे थे कोरम के बारे में, गण पूर्ति इस चीज को हम लोग एक बार पहले भी देख चुके हैं, गण पूर्ति को यानी कि कोरम के रूप में। तो कोरम जो है इसको हम लोग यहाँ पर क्या होता है, जिस समय यहाँ पर कार्य करते वक्त यहाँ पर गण पूर्ति होना अनिवार्य होता है। जिस कार्य को वहाँ पर की जाती है, यानी कि यहाँ पर न्यायाधीश की कोरम होना चाहिए, यानी गण पूर्ति होना चाहिए। तो क्या वहाँ पर एक कार्य को वहाँ पर की जाती है, वहाँ पर क्या होता है, इसका जो रखी गई है वह अनुच्छेद 127 के तहत रखा गया है। लेकिन यहाँ पर जो है इसी में एक चीज होता है, वह होता है सेवावृत्त न्यायाधीश। सेवावृत्ति यहाँ पर मतलब कहा जाता है सेवावृत्ति न्यायाधीश। जो व्यक्ति यहाँ पर क्या होंगे कि जज थे पहले, अभी वह क्या है पेंशनधारी, यानी कि अपना कार्य से रिटायर हो चुके हैं, उनको पेंशन मिल रही है। तो जिस समय क्या होता है कि यहाँ पर मुख्य यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रति कार्य का लोड रहता है, तो उस समय क्या करते हैं, जो व्यक्ति यहाँ पर कार्य कर रहे हैं उसके बाद भी यहाँ पर जो व्यक्ति पेंशन ले रहे हैं उनका करेंगे वहाँ पर अपने कार्य पर ला लेते हैं, फिर से ला लेते हैं, और उनको क्या कहा जाता है सेवावृत्त न्यायाधीश, यानी कि सेवावृत्त न्यायाधीश। ये हमारे होते हैं 128 के तहत, यानी कि अनुच्छेद 128 के तहत इनको रखा जाता है। वही व्यक्ति होते हैं यहाँ पर, जो व्यक्ति क्या होता है कि अपने कार्य से क्या होता है रिटायरमेंट हो जाते हैं, उनको पेंशन मिल रहा है, यानी कि जज के रूप में थे पहले और उनका भी क्या होता है पेंशन मिल जाता है। लेकिन जज जिस समय वहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर कार्य के अधिक सारा कार्य होता है, यानी कि कार्य क्या होता है अधिक होता है, तो उस समय क्या होता है कि लोड बढ़ जाते हैं। तो लोड बढ़ने के कारण क्या होता है उनको यहाँ पर फिर से रखी जाती है 128 के तहत यहाँ पर फिर से लाई जाती है। और उनको क्या होता है जिस समय वो फिर से यहाँ पर आते हैं तो फिर क्या होता है रिटायर तो थे लेकिन फिर यहाँ आ गए तो क्या होगा वेतन फिर उस तरीके से यानी कि मिलने लगता है, और उनका सारा शक्ति फिर से क्या होता है कि एक जज के तहत हो जाता है। यानी कि अगर वो हाई कोर्ट के हैं और यहाँ आते हैं तो उनका सारा कार्य क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज के अनुकूल होने लगता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि इनका कुछ सेवावृत्त अधिक यानी कि न्यायाधीश होते हैं। इसके बाद होता है इनका सर्वोच्च न्यायालय के जो हमारे जज होते हैं, यानी कि जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय कुछ शक्तियाँ। तो चलिए सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ को देखते हैं कि शक्तियाँ इसका क्या होती है। देखिए सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां, इसकी शक्तियां को हम देखते हैं कि इनका क्या शक्तियां होती है। सबसे पहले इसमें क्या होता है कुछ टॉपिक होती है, तो सबसे पहला मेरा जो होता है वह होती है मूल आधारित, यानी कि मूल आधारित जो हमारा इसका शक्तियां होती है उसको हम देखते हैं मूल आधारिता क्या होती है। देखिए मूल आधारिता यह होता है अनुच्छेद 131 के तहत मूल आधारिता होता है। तो इसमें क्या होता है सबसे पहले देखिए इसमें होती है क्या कि देखिए इसमें कुछ पॉइंट रखे गया। यह होता है कि जब राज्य और देश के बीच क्या होता है, राज्य और देश के बीच झंझट होता है, तो उस समय जो हमारा केस फाइल होता है यानी केस दिया जाता है, वह केस किसके नजदीक दिया जाता है, वह केस दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के नजदीक। यानी कि इस तरीके से जब हमारा झंझट चालू होता है राज्य एवं देश के बीच, तो क्या होता है कि उस केस को वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ही सुलझाता है, यानी कि उस केस को सुप्रीम कोर्ट में ही ले जाया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जब यहाँ पर राज्य यानी कि एक से अधिक राज्य होंगे, यहाँ पर क्या था कि राज्य और देश केवल एक ही राज्य था और देश ही था, उसके बाद राज्य और यहाँ पर देश यानी कि जब एक साथ अनेक राज्य होंगे और केवल देश होंगे, तो उस तरीके का केस को भी क्या किया जाएगा उस समय सुप्रीम कोर्ट को ही दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में ही इस केस को लिया जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर देख लीजिए राज्य और यहाँ पर क्या होगा
देश प्लस राज्य। इसमें क्या होगा, कहने का मतलब यह होता है कि जब क्या होता है कि एक तरफ राज्य केवल रहता है, बहुत सारा राज्य रहता है, और उसके बाद क्या होता है कि देश होता है, उधर कुछ राज्य होता है। क्या होता है कि देखिए यहाँ पर जब झगड़ा चलता है तो क्या होता है कि कुछ राज्य यहाँ पर क्या होता है कि मिल जाते हैं आपस में, और उसके बाद क्या होता है कि कुछ राज्य यहाँ पर देश से मिल जाते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा केस होता है वह भी केस क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के नजदीक ही जाया जाता है। उसके बाद एक चीज और इसमें होता है कि जब राज्य और राज्य के बीच में झगड़ा होता है, यानी कि राज्य और राज्य के बीच झगड़ा होता है, तो इस झगड़ा को ही सारा, यानी कि जितना भी यहाँ पर इस तरीके से होता है उस सारी के हेड कमांड कौन होता है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ही होता है। यानी कि सारी केसों को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में ही रखी जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, यह एक तरीके की बहुत बड़ा शक्ति होती है सुप्रीम कोर्ट के पास। यही होता है सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सारा कार्य जो होता है इसी के नजदीक होता है। कि यानी कि जाएगा कहाँ, यानी कि राज्य भी कोई गलती करता है तो सुप्रीम कोर्ट, और यहाँ पर देश भी कोई गलती करता है तो सुप्रीम कोर्ट, और राज्य भी कोई गलती करता है तो सुप्रीम कोर्ट। यही रहेंगे यहाँ पर, सारा कार्य के रूप में करेंगे। उसके बाद हमारे होते हैं रीट आधारिता। तो देखिए उसके बाद क्या होता है कि रीट आधारिता, इसमें होता है रीट आधारिता। आधारिता ये हमारा होता है दूसरा रीट आधारिता। रीट आधारिता होता है। उसके बाद मेरा होता है कि अभिलेख। अभिलेख हमारा होता है, अभिलेख न्यायपालिका में देख लीजिए इसमें क्या होता है, हम लोग देख चुके हैं इसमें रीट आधारिता। उसके बाद देखिए इसमें क्या होता है, अभिलेख। तीसरा मेरा होता है न्यायालय। उसके बाद अभिलेख न्यायालय के बाद मेरा होता है चौथा होता है अपीलीय न्यायालय। अपीलीय न्यायालय। अपीलीय न्यायालय कहने का मतलब यह होता है कि जब क्या होता है कि कुछ यहाँ पर कुछ केस जो हमारा होता है, क्या होता है कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होता है, मेरा सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, उसके बाद क्या होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। तो इस तरीके से जैसे हम लोग देखे थे कि यह एकीकृत संरचना है। इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति यहाँ पर कोई केस अगर मान लीजिए कि रहता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रहता है तो यहाँ पर क्या होता है, अगर इस चीज़ को यहाँ से इस फैसला से आप संतुष्ट नहीं है, तो अगर आप वहाँ कुछ चीज़ों को यहाँ फॉलो कर रहे हैं और इस चीज़ से आप यहाँ पर संतुष्ट नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में। अगर हाई कोर्ट के फैसला से भी आप यहाँ पर संतुष्ट नहीं है, अगर आप यहाँ पर कानून कायदा को मान रहे हैं और वहाँ से उस अनुकूल चल रहा है, अगर हाई कोर्ट के फैसला से आप यहाँ पर क्या होंगे, संतुष्ट नहीं है, तो फिर से आप क्या करेंगे, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ दोस्तों, इसको इस तरीके से इसीलिए इसको बोला गया अपीलीय न्यायालय। यहाँ तक आप अपील कर सकते हैं, लेकिन सभी केस को नहीं। कुछ ऐसे केसें होती है जो यहाँ पर मान्य रखती है, आप वहाँ तक इसको ले जाया जा सकता है। नहीं तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुधरा लीजिए, फिर आप हाई कोर्ट तक ही सुधरा लीजिए। सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए आप यहाँ पर नहीं तैयार आइए। केवल कुछ ऐसी केसें होते हैं जिसको वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया जाता है। तो यही होता है अपीलीय न्यायालय। उसके बाद जो होता है इसमें कुछ और बेसिकली बातें होती है, वह होता है सलाहकारिता न्यायालय। जो हमारा होता है सलाहकारी अधिकार, जो हमारा होता है इसमें सलाहकारी अधिकार। देखिए इसमें एक चीज और होती है सलाहकारी अधिकार, उसको भी हम लोग देख लेंगे। यह हमारा होता है अनुच्छेद 143 के तहत सलाहकारी अधिकार। सलाहकारी अधिकार, इसमें देख लीजिए क्या होता है सलाहकारी अधिकार में। इसमें एक चीज और यहाँ पर देख लीजिए अनुच्छेद 143 के तहत यहाँ पर क्या होता है सलाहकारी अधिकारी होता है। इसमें होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे राष्ट्र यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो सदस्य होते हैं, उसमें क्या होता है कि इसमें कुछ सदस्य होते हैं, जैसे कि यहाँ पर 5 सदस्य होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। जो हमारे सदस्य होता है 5 सदस्य होते हैं, वह क्या होता है कि इसमें से 5 सदस्य होते हैं जो क्या होता है राष्ट्रपति के सलाहकार के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। यानी कि उनका एक पावर होता है, सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्य राष्ट्र लेंगे, वहां पर एक अपना संगठन बना लेंगे और वही 5 क्या करेंगे राष्ट्रपति को सलाहकार के रूप में कार्य कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के कौन जो न्यायाधीश यहाँ पर होंगे वो, तो उनका क्या होता है कि सलाहकारी अधिकार भी होता है। उसका क्या होता है न्यायिक पुनर्विलोचन। इससे न्यायिक पुनर्विलोचन में क्या होता है कि देख लीजिए, जैसे कि देख लीजिए एनजेएसी जो हमारा था अधिनियम, इसमें क्या प्रस्ताव जो लाया गया था एनजेएसी, वैसे तो ये हमारा जो एनजेएसी था
NJAC, ये तो यहाँ पर रखा नहीं गया था, इसको क्या किया गया था, हटा गया था, सुप्रीम कोर्ट इसको रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में इसको लाने के बाद इसको क्या क्या रद्द कर, लेकिन सरकार क्या था, इसको यहाँ पर पारित करने के लिए सारा ताकत लाया था, लेकिन यहाँ पर क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको रद्द कर दिया गया था। तो इस तरीके से क्या हुआ कि इनका कुछ न्यायिक पुनर्विलोचन अधिकार भी था। उसके बाद क्या था, इनका अन्य भी कुछ शक्तियाँ होती है। अन्य शक्तियाँ क्या होती है, उसको हम लोग एक नजर देख लेते हैं कि इनका अन्य शक्तियाँ क्या होती है। तो चलिए देखते हैं इनका अन्य शक्तियाँ में कि जो व्यक्ति यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय में होते हैं वह क्या होता है। देखिए अन्य शक्तियाँ में क्या होते हैं कि जो व्यक्ति यहाँ पर देख लीजिए सर्वोच्च न्यायालय में होते हैं वह क्या होते हैं, संविधान व्याख्याता होते हैं। क्या होते हैं, संविधान व्याख्याता। यानी कि जो व्यक्ति यहाँ पर अन्य शक्तियाँ में है कि जो व्यक्ति यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश यानी संविधान यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय में होंगे वह क्या होंगे, संविधान व्याख्याता होंगे। यानी कि यहाँ पर जैसे देख लीजिए संविधान व्याख्याता का मतलब क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट में होंगे, क्या वह व्यक्ति यहाँ पर संविधान व्याख्याता के रूप में नहीं होंगे, कि एकदम होंगे। जो व्यक्ति यहाँ पर चले जाते हैं वह क्या होता है, विधि के विशेषज्ञ होते हैं। विधि के जब विशेषज्ञ होते हैं तो ही तो यहाँ पर उनको रखा जाता है। तब क्या ये व्यक्ति व्याख्याता नहीं होंगे, वही नहीं है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति एक किताब को पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं क्या करते हैं, अगर वह पढ़े हुए हैं तो क्या होंगे, अगर अच्छा से पढ़े हुए हैं। जैसे तुलसीदास हमारे थे, वह क्या थे, रामायण के व्याख्याता थे। तो अगर तुलसीदास यहाँ पर रामायण के व्याख्याता थे तो उनको इसीलिए वहाँ पर क्या किया गया, उनके नाम से यहाँ पर रखी गई थी। तो यहाँ पर जो व्यक्ति यहाँ पर न्यायाधीश के रूप में कार्य करेंगे उनको क्या कहेंगे, व्याख्याता के रूप में कहेंगे ना। उसके बाद हमारा लास्ट जो था, संविधान के कौन होते हैं, संरक्षक होते हैं। संविधान के संरक्षक होते हैं। तो वह व्यक्ति जो यहाँ पर संविधान के संरक्षक होते हैं वो उनको भी यहाँ पर क्या कहा गया, संविधान का संरक्षण कहा गया। किसको, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। क्यों कहा गया इसलिए, जैसे कि देख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कि अगर हम आप जिस किताब को पढ़ते हैं तो हम आप जैसे कि उस किताब को पढ़ते हैं तो इसीलिए ना उसको संरक्षण कर रहे हैं, यानी कि उसके बारे में जानते हैं, उसके महत्व के बारे में जानते हैं कि यह एक किताब है, इससे हमारी ज़िंदगी बन सकती है या इसमें अच्छी चीज़ें होती है, इसको हम लोग अच्छे से रखेंगे। उसका संरक्षण करते हैं, उसको जिस तरीके से होता है बचाते हैं। तो उस तरीके से जो व्यक्ति इसके बारे में जानते हैं वही व्यक्ति ने यहाँ पर क्या करेंगे, उसको संरक्षण करेगा। तो इस तरीके से क्या होता है, उनका एक शक्तियाँ ये भी होती है। तो दोस्तों आज हम लोग देख के सुप्रीम कोर्ट के बारे में यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, इससे पहले हम लोग देखे थे विधायिका के बारे में, कार्यपालिका के बारे में, आज हम लोग देख लिए न्यायपालिका के बारे में भी। तो चलिए आज हम जैसे देखिए न्यायपालिका में देखे थे कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उनका नियुक्ति किस तरीके से होता है, कौन करते हैं, उनका क्या शक्तियाँ होता है, उनका क्या वेतन होता है, उसको हम लोग अच्छा से आज देख चुके हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग इसके बाद जो हमारा वीडियो है उस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ